आपने देखा था देश के अलग अलग राज्यों में रामनवमी के मौके पर किस तरीके से हिंसा भड़की थी और सवाल यही था कि इन हिंसाओं का मास्टरमाइंड कौन है, दंगा कौन भड़का रहा है और क्या अब राजनीति की प्रयोगशाला बनता जा रहा है पोलराइजेशन को, जिस तरीके से जो दो संप्रदाय के बीच में तनाव और ज्यादा भड़काने के साथ साथ पोलराइज करके कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। क्या इस तरह की कोई तैयारी है, ये अहम सवाल था। लेकिन जिस तरीके से अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां हमने देखा किस तरीके से सुकांता मजूमदार ने सीधा केंद्र को चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद राज्य सरकार के अलावा ही आपको बता दें इस पूरे मामले में केंद्र ने भी हस्तक्षेप किया है और हमने देखा किस तरीके से अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों को एडवाइजरी दी है कि हनुमान जयंती पर आप ये सुनिश्चित करें कि आपके राज्य में किसी भी तरह की कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होनी चाहिए, हिंसक वारदात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अहम बयान ममता बनर्जी की तरफ से सामने आया जहां पर उन्होंने ये कहा कि अगर हनुमान जयंती के मौके पर कोई बवाल होता है तो जो आयोजक है वो इसका जिम्मेदार होगा। यानी कि यहां पर देखिए कल को लेकर पहले उनको पूर्वाभास हो जाता है कि हालात बेकाबू हो सकते हैं और उससे भी बड़ी बात यह हो जाती है कि वो ये कहती है कि जो आयोजक है उस पर सीधी जिम्मेदारी है। लेकिन खुद, क्योंकि हमने आपको बताया वो राज्य की गृह मंत्री भी है, गृह विभाग उनके पास है, वो खुद अपनी जिम्मेदारी से कैसे पल्ला झाड़ रही है और एक समुदाय विशेष को किस तरीके से उन्होंने पूरे दंगों को लेकर क्लीन चिट दे दी है। फिलहाल सूरत हाल क्या है आपको दिखाते हैं, 2 राज्यों पर हमारी रिपोर्ट। बंगाल हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त। हनुमान जयंती से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त निर्देश। बंगाल पुलिस से न संभले तो पैरामिलिट्री तैनात करें। हनुमान जयंती से पहले गृह मंत्रालय ने राज्यों को जारी की गाइडलाइन। घटनाओं पर रखें निगरानी, सामाजिक सौहार्द बिगड़ने न दें। बंगाल हिंसा, ममता ने करवाई ड्राम की एंट्री। वाम और राम ने हमारे खिलाफ हाथ मिलाया। बीजेपी लोकेरा आज के पारे ना ताई दांगा करवार जन्नो बाइरेर गुंडादेर भाड़ा करे निये आसे एबं एटाके आमी बोलते चाइ दांगा नय, इट्स ए क्रिमिनल वायलेंस। बीजेपी बजरंग दल वाले कर रहे दंगा, क्यों नहीं लटका रहे उल्टा? कुछ लोगों ने जानबूझकर पैदा की अशांति, सच सामने आएगा। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। 2 लोग हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं, एक राज कर रहा, दूसरा उसका एजेंट। MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है। बीजेपी नफरत और तुष्टीकरण की राजनीति करती है, सच्चाई सामने आ जाएगी। वो जानबूझ करके कुछ किया है घर पर। कौन है? असदुद्दीन ओवैसी केंद्र सरकार के एजेंट हैं। एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है। बंगाल बिहार में हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार?
बंगाल जैसा एक सुसभ्य और उन्नत प्रदेश वहाँ क्यों हो रहा है? तो वहाँ की जो राज्य सरकार है वो नाकाम है कानून व्यवस्था प्रतिष्ठित करने में। रामनवमी हिंसा की आग में सिर्फ बिहार, बंगाल ही क्यों झुलसे? धर्म से वोट उसको आए हैं और तब उन्हें थर्ड टाइम के लिए मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अभी उन्होंने बोल गया है अभी 30% का राजनीति चल रहा है। बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। तो तैयारी यही है, सवाल यही है कि हिंसा भड़काने के रामनवमी के मौके पर किसने ये साजिश रची थी। लेकिन अब उससे भी बड़ा सवाल यही है कि कल हनुमान जयंती है। देखिए, ये देश की राजधानी दिल्ली है और यहाँ पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने की क्या तैयारी होती है आपको बता दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस भी तैनात है और साथ ही साथ यहाँ पर बैरिकेडिंग भी है। फिलहाल जाम से जूझ रही है देश की राजधानी दिल्ली, लेकिन तनाव कहाँ पर है? तनाव है बंगाल में, तनाव है बिहार में। वहां पर क्या तैयारी है? क्योंकि बंगाल में जो राज्य की सीएम थी वो इसी तरीके से पुलिस पर पूरा भरोसा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पक्की तैयारी ये है कि पुलिस बल हमारे साथ है और उसी के दम पर अब हनुमान जयंती भी होगा। लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके से अब निर्देश दे दिया, पहले तो ये पूछा कि आपकी क्या तैयारी और बाद में कहा कि अगर आपको लगता है कि पुलिस बल पर्याप्त नहीं है तो फिर आप केंद्र से भी सहायता लीजिए, अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती हो, लेकिन माहौल खराब नहीं होना चाहिए, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। इससे पहले आपको याद होगा कोर्ट ने बहुत सख्त संज्ञान लिया था और ये कहा था कि जो भी सीसीटीवी और जो तस्वीरें हैं वो सब, और आपने क्या कार्रवाई की थी ये आप बताइए। और फिलहाल पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। आपको बता दें विजय उपाध्याय टीएमसी नेता हमारे साथ है, धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ है, प्रभात रंजन जेडीयू नेता हमारे साथ है। और आपको बता दें जिस तरीके से बंगाल की सियासत गरमाई है, राज्य की सीएम क्या कह रही हैं, कुणाल घोष क्या कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। एसएल भैरप्पा, साहित्य एवं शिक्षा। प्रोफेसर दीपक धर, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। श्रीमती वानी जयराम मरणोपरांत कला गायन उनकी बहन श्रीमती उमा मनी उपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और अखिलेश यादव खुद ये सम्मान ग्रहण करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें, क्योंकि मुलायम सिंह यादव इस वक्त हमारे बीच नहीं है। अखिलेश यादव खुद पहुंचे थे सम्मान ग्रहण करने के लिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कुल 55 ऐसी शख्सियतें हैं जिन्हें सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया और उनमें से एक नाम मुलायम सिंह यादव का भी था। सम्मान समारोह का कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं और इसी कार्यक्रम का हिस्सा बने अखिलेश यादव भी। अखिलेश यादव खुद पहुंचे सम्मान ग्रहण करने के लिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये सम्मान दिया गया। कुल 55 ऐसी शख्सियतें हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है और उनमें से एक नाम
श्रीदट्टी चिन जीयर स्वामी जी अध्यात्म। आप देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं और साथ ही साथ अमित शाह को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सम्मान समारोह का वो भी हिस्सा बने। सारे केंद्रीय मंत्री इस सम्मान समारोह में मौजूद हैं। सुकामा आचार्य अध्यात्म। तस्वीरें आपको भारत एक्सप्रेस पर हम दिखा रहे हैं। उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान उन्हें मिला, जिसे ग्रहण करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दरअसल समाजवादी पार्टी के संस्थापक यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव, उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और क्योंकि दिल्ली दौरे पर हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वो और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी पहुंची सम्मान समारोह के दौरान। आप देखेंगे अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल, रामगोपाल यादव भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं। राष्ट्रपति भवन में ये सम्मान समारोह हो रहा है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और दिल्ली दौरे पर हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वो इसे ग्रहण करने के लिए पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव भी पहुंची। सम्मान समारोह के दौरान अखिलेश यादव, डिंपल यादव और शिवपाल, रामगोपाल यादव भी मौजूद आए, यानी कि पूरा कुनबा इकट्ठा था, राष्ट्रपति भवन में मौजूद था। क्या था कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को आज मिलेगा पद्म विभूषण। उनके बेटे अखिलेश यादव सम्मान ग्रहण करेंगे, ये पहले ही साफ हो गया था। उनके साथ आज उनकी पत्नी डिंपल यादव भी समारोह में शिरकत करने पहुंची। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज क्योंकि इसका ऐलान हुआ था और आज आपने देखा किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद सौंपा है पद्म विभूषण सम्मान। राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह हुआ। जैसा कि हमने बताया, बंगाल और बिहार अब कल होना है हनुमान जयंती का समारोह और उसको लेकर क्या तैयारी है, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे, फिलहाल राज्य की मुख्यमंत्री क्या कह रही हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया हमको मिली है, और कुणाल घोष की जल्दी से आपको दिखाते हैं। 6 तारीखটা মনে রাখবেন আমাদের ছেলেমেয়েরাও। 6 তারিখটা আমরা বজরংবলীকে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে, এটা মাথায় রেখে দেবেন। সারা ভারতবর্ষে করছে। देखिए, ये रामनवमी के दिन पर जो हावड़ा में जो हुआ था, इंसिडेंट जो हुआ था, उसमें एक लड़का देखा गया भाजपा के जुलूस में, वो वेपन रिवॉल्वर कैरी कर रहा था। तो किस लिए रामनवमी के दिन पर, किस लिए ये जो प्रोवोकेशन, ये जो गोलमाल करने का जो प्लॉट है भाजपा का, वो तो एस्टेब्लिश हो रहा था और भाजपा ने वो अभी वो एडमिट नहीं कर रहा था। लेकिन हावड़ा पुलिस ने उस लड़के को, सुमित सौ, उसको मुंगेर से अरेस्ट कर लिया। इफ्तार खा रहे हैं। अच्छा होता रामनवमी जुलूस पर जो पथराव हुआ, इस पर सख्त कार्रवाई होते। वो जाएं खाएं दावते इफ्तार, लेकिन हिंदुस्तान में लोगों को रामनवमी भी मनाने का अधिकार है, शिवरात्रि भी मनाने का अधिकार है। वो खाएं दावते इफ्तार और रामनवमी के जुलूस पर चले पत्थर और पुलिस न कार्रवाई करे, ये कौन सा शासन नीतीश बाबू? ख्वाब देखने पर किसी को कोई रोक नहीं है। नीतीश बाबू, इस जीवन में तो आप प्रधानमंत्री भूल जाइए। बिहार तो संभलता नहीं, वहां कोई वैकेंसी नहीं। नरेंद्र मोदी जी
बीजेपी एनडीए और निर्णायक विजय करेंगे अगले साल। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। विजय उपाध्याय नेता टीएमसी हमारे साथ है, धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ है, प्रभात रंजन नेता जेडीयू हमारे साथ है। सबसे पहले रुख करूंगी विजय उपाध्याय जी का। विजय जी, जिम्मेदारी तो जो सरकार, जो सत्ता में जो पार्टी रहती है, जिसकी सरकार होती है उसकी होती है। ममता बनर्जी लगातार अगर ये कहेंगे कि नहीं, हिंदुओं पर जिम्मेदारी है कि कल किसी तरह की कोई हिंसा न हो, तो ये हालात कैसे पैदा हो गई? जिम्मेदारी और जवाबदेही आपको नहीं लगता है कि राज्य के सीएम की होनी चाहिए? गृह विभाग तो उन्हीं के पास था। देखिए, ममता बनर्जी ने पहले ही, हमारी मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया था कि आप रामनवमी का जुलूस निकालिए, लेकिन पुलिस के गाइडलाइन को मानते हुए चलिए। उन्होंने पुलिस की गाइडलाइन नहीं मानी, परमिशन बिगड़ लिए, 2 जगह से जुलूस निकाला। जो उन्होंने चिट्ठी जमा दी थी उस पर भी कायम नहीं रहे, हाथ में रिवॉल्वर तलवार लेके और गलत स्लोगान देते हुए वे लोग पत्थर चलाते हुए और ठेले खुमचे जो सड़क पे लगे हुए थे, अपना सामान बेच रहे थे, फल सब्जी, उन सबको तोड़ते फाड़ते हुए, जलाते हुए उन्होंने अपना हंगामा किया। जब दिखाया गया कि ये पिस्तौल लिए हुए लड़का तलवार लिए हुए क्यों रामनवमी के जुलूस में आया, तो बीजेपी के लोगों ने कहा कि वो हमारे जुलूस का है। चलिए, रामनवमी पर क्या हुआ उसको लेकर आपके पास उतनी जानकारी नहीं थी। मैं मान रही हूँ कि एलआईयू पूरी तरीके से फेल हो गई, खुफिया तंत्र पूरी तरीके से फेल हो गया, पुलिस इस तरह से पूरी तरीके से पस्त नजर आई। लेकिन अब कल के लिए क्या तैयारी? विजय जी, कल के लिए क्या तैयारी? देखिए, हम अपने अतीत से ही तो सबक ले सकते हैं। हनुमान जयंती के लिए क्या तैयारी? क्योंकि अभी भी पूर्वाभास हो गया है सीएम को कि कल दंगा भड़क सकता है। क्या तैयारी? बिल्कुल पूरा हम लोग तैयार हैं। हम लोग भी हनुमान जुलूस निकाल रहे हैं। हनुमान जी की जगह जगह पूजा होगी, मंदिर में पूजा होगी, सुंदरकांड पाठ होगा, हमारे कार्यकर्ता भी उसमें शामिल होंगे और पुलिस भी सतर्क रहेगी, जिसमें कोई भी किसी तरह का कोई वायलेंस ना हो। बिल्कुल। धनंजय गिरी जी भी हमारे साथ मौजूद है। धनंजय जी, आपने देखा बंगाल बिहार में जो कुछ भी हुआ उसका सीधा जो उसका ठिकरा है वो बीजेपी के सर पर फोड़ दिया गया। हमने देखा कहीं बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने ही कहा कि दरअसल ये बीजेपी वाले आते हैं, वो 5 स्टार होटल्स में रहते हैं, धड़का भड़काते हैं और चले जाते हैं। जहां जहां इनकी सरकारें नहीं होती वहां इसी तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। आप नीतीश कुमार ये तक कहने लगे कि वैसे भी आप ही के एजेंट है। आप क्या कहेंगे? देखिए, ममता दीदी का जो मोह है और नीतीश की जो नींद है, इस दोनों के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ममता बनर्जी ने अपना मोह किधर है, उनको किसके मोह है, किससे लगाव है और किसके प्रति उनकी निर्ममता है, ये पूरा देश देख रहा है। और उसके बाद आप देखिए, नीतीश जी नींद में है। नींद में इसलिए है ताकि ख्वाब आए तो ख्वाब में से ही प्रधानमंत्री बन जाए। इस तरह की जो घटनाएं देश में चल रही हैं और जो जिस निरसंसता से घटनाएं चल रही हैं, और बताइए उस पर वहां हिंदुस्तान में शरणार्थी हो गए हैं। आप रामनवमी का जुलूस क्यों निकाल रहे हैं? किधर से निकाल रहे हैं? हजारों पत्थर आपके ऊपर बरसाए जा रहे हैं और दोषी भी आप ही हैं। इस तरह की दुर्दांत घटनाएं हो रही है, हृदय विदारक घटनाएं हो रही हैं। आप बताइए, गुजरात में भी किया, तुरंत कंट्रोल किया, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने किया, महाराष्ट्र में भी कोशिश की गई, वहां तो बीजेपी की सरकारें हैं। उस पर ममता बनर्जी क्या कहेंगी? जब एक सरकार के कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति तराजू का एक पड़ना साफ झुका हुआ नहीं, साफ दिखा दे कि किधर है, तो दूसरे समुदाय के मन बढ़ता है। और खास करके वो जो बर्बरता में, जो हिंसा में, जो इस तरह की घटनाओं में विश्वास रखता हो। एकम सत विप्रम बहुधा वदंती कहने वाला हिंदू समाज, अहिंसा परमो धर्म कहने वाला, 11 सूत्रीय कार्यक्रम को अपने प्रतिपादित करने वाला, हिंदू धर्म को मानने वाला सनातनी व्यक्ति कभी किसी पर अत्याचार कर ही नहीं सकता। जो तुष्टीकरण की राजनीति है, 27% वोट बैंक जो एक समुदाय बन चुका है, ठीक, उसी का खामियाजा जो है वो पूरा देश भुगत रहा है। हमारे साथ प्रभात रंजन भी हैं। जी धनंजय जी। कविता जी, इस दंगों के कविता जी, दंगों के इस खेल में जो तेल है वो तुष्टीकरण का है। ये तुष्टीकरण का तेल डाल कर दंगे भड़काए जा रहे हैं। ममता बनर्जी मंच से कहती हैं कि अगर किसी को कुछ हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, एक पर्टिकुलर समुदाय को कुछ हुआ तो। नीतीश कुमार टोपी पहन के लाल किला के नीचे बैठ के इफ्तार करने लगते हैं। एक तरफ इफ्तार करते हैं और पूरे बिहार को शर्मसार करते हैं। रामनवमी के जुलूस पर पत्थरों की बरसात होती है।
ये घटनाएं, ये सरकार है, ये तुष्टिकरण के तेल से इस दंगों के खेल को हवा दी जा रही है और ये भारी पड़ेगा, ये भारी पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल बहुत संगीन इल्जाम आप लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि राजनीति की प्रयोगशाला एक बार फिर से एक समय था जब ये कहा जाता था बिहार राजनीति की प्रयोगशाला है। अब आप ये कह रहे हैं कि बिहारी नहीं बंगाल भी है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो रही है, कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल आम चुनाव होने हैं, उसके लिए माहौल खराब करने की उसी के मद्देनजर कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार किसकी है? नीतीश और तेजस्वी यादव, इनका क्या कहना है? जो सत्ता में काबिज है, जिनकी सीधी जिम्मेदारी होती है कि अगर माहौल खराब होता है तो ये जिम्मेदारी आपके सर पर आती है, उनका क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं? आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत, तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं और एक एक घर में लोग जा रहा है, आप जान लीजिए। और 2 लोग है, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, और वो मिल करके ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना? MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है, समझ गए कि नहीं? और उसको दे दिए हैं, आप कितना छपता है बोलिए? बिहार को लगातार टारगेट किया जा रहा है। पहले तमिलनाडु के लोगों से लड़ाने का प्रयास किया गया, उसमें असफलता ये लोग पाए, तो अब जो है दंगा फसाद, जो पाक महीना है, एक पवित्र महीना चल रहा है, सब लोगों का त्योहार चल रहा था, उसमें अशांति फैलाना, हिंसा फैलाना, ये कतई हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बिहार है, बिहार पे जो लोग अगर बुरी नजर से देखेगा, बिहार को लोग उसको उल्टा से सीधा कर देंगे। कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग गुजरात से आए, बातें बना रहे हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ जाना है वहीं दंगा हो रहा है। जेडीयू नेता प्रभात रंजन जी हमारे साथ हैं। प्रभात जी, कब से बन गए ओवैसी बीजेपी के एजेंट? क्या उन्होंने सवाल खड़े कर दिए दोनों सरकारों पर और ये कह दिया कि जिम्मेदारी सरकारों की बनती है अगर माहौल खराब होता है, इसलिए वो एजेंट बन गए, या फिर कोई बड़ी साजिश का ये हिस्सा आपको नजर आ रहा है? निसंदेह कोई बड़ी साजिश का ही हिस्सा है, क्योंकि जिस तरह से युवा वर्ग की संलिप्तता इसमें देखी गई है सीसीटीवी के माध्यम से, यह निसंदेह चिंतनीय है। और हमारा इन सभी युवा वर्ग से यह अपील है कि वह जान लें कि यह छल छंद शोषकों के हैं, कुत्सित ओछे गंदे, तेरा खून चूसने को ही यह दंगों के फंदे। इसलिए इनसे बचें और अपने आप को नियंत्रण में रखें, क्योंकि यह जो संवेदना को वारा जा रहा है, उकेरा जा रहा है और एक अलग ही मुहिम में शामिल कराया जा रहा है, यह बहुत ही गलत है, चिंतनीय है और निंदनीय भी है। केंद्र सरकार की मशीनरियां और राज्य सरकार की मशीनरियों को मिलजुल कर काम करना होगा और यह देखना होगा कि जो लोग दोषी हैं वह बच के ना जाने पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लेकिन ये नौबत कैसे आई? क्योंकि सरकार आपकी है, सरकार आपकी, माफी के साथ प्रभा जी आपको रोकना चाहूंगी, ये नौबत कैसे है? क्योंकि भट्टी साहब को हमने सुना था, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि हर साल जब रामनवमी का आयोजन होता था तो केंद्र से अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग की जाती थी, उनकी पहले से तैनाती हो जाती थी। ये पहला मौका है जब मांग की गई है, जब हिंसा भड़की है उसके बाद मांग की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रोएक्टिव नहीं थे, इस बार आप रिएक्टिव हो गए और यहीं पर चूक हो गई आपकी तरफ से? नहीं, ये चूक का मामला नहीं है। निसंदेह मैं कह रहा हूँ, जैसा कि लोगों को लग रहा है, जो सूचनाओं के माध्यम से पता चल रहा है, एक बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है, क्योंकि स्थानीय लोगों की संलिप्तता इसमें कम दिख रही है। बहुत जगह देखे जा रहे, जो पकड़े जा रहे हैं लोग, वह अचानक पता नहीं कहाँ बाहर से वो आए हैं, वह कौन है, उनकी पहचान कराई जा रही है। कई जगह FIR हुए हैं, चाहे वो नालंदा का मामला हो या रोहतास का मामला हो, गिरफ्तारी भी हुई है और दबिश दी जा रही है। जनता को निश्चिंत होकर रहने की जरूरत है और राज्य सरकार पूरी तरह से संवेदनशील होकर इस मामले को देख रही है। आप कह रहे हैं निश्चित होने की जरूरत है। प्रभात जी, आपसे, क्योंकि आपकी और विजय जी की बड़ी जिम्मेदारी है, सत्ता पर काबिज आपकी पार्टी है, इसलिए मैं चाहूंगी कि आज, क्योंकि वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है, इसलिए जाते जाते भारत एक्सप्रेस पर कम से कम आप जो वहाँ जो राज्य के लोग हैं उन्हें कम से कम आप ये आश्वासन दें कि जो रामनवमी के दौरान हुआ, कम से कम वो हालात दोबारा नहीं होंगे, शांतिपूर्ण तरीके से ये त्योहार मनाया जाएगा। यही मैं कह रहा हूँ कि दंगों से कुछ हासिल नहीं होना है। यह जो दंगों का पृष्ठभूमि तैयार किया जा रहा है,
शोषण इसमें उन्हीं लोगों का होता है, जैसे कि उन्होंने बताया कि बंगाल में क्या हुआ, ठेले वाले, खुमचे वाले, छोटे छोटे भरोसा रेहड़ी दे वाले, पाएंगे कि पटरी जो वाले, हुआ नुकसान रामनवमी पर उनको वो होता है। दोबारा नहीं होगा, ये मेरा आपसे सवाल है। बिल्कुल मैं ये अपील कर रहा हूँ कि इस तरह की कोई घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब इस तरह की कोई भी मानसिकता पनपनी नहीं चाहिए। उन लोगों की काउंसलिंग करनी चाहिए जो इसमें शामिल हैं, या फिर जो गिरफ्तारी में आए हैं उनकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए कि आखिर क्यों वो इस तरह की मुहिम में शामिल हुए और ऐसा क्या, किस तरह की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि रामनवमी जैसे त्योहार में हम लोग काफी सौहार्द से मनाते रहे हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री त्योहारों हो पर या माहौल किसी भी- बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? बड़ी साजिश का छोटा हिस्सा, लेकिन चुनाव को देखते हुए हर बार माहौल कैसे खराब हो जाता है, ये अहम सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमें रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए होंगे फौरन हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।